तो आज दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी जो थोड़ी देर पहले आई है और अक्सर आती रहती है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम उसको सीरियसली लेते भी नहीं। और दूसरी बड़ी बात, फ्रांस में जो कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और बहुत ही शानदार अंदाज में, बहुत खास अंदाज में, और बहुत सारी बातें साफ हो गई कि कश्मीर मामले को लेकर अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो हिंदुस्तान का अपना मामला है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा देखिए आप, बौखलाहट भी एक कोई चीज होती है। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई और अमेरिका ने ये माना कि ये हिंदुस्तान का इंटरनल मामला नहीं है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का मामला है। आप सोचिए इसको वो इस तरह से पेश करें, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। दरअसल प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, इमरान खान साहब के पास फेस सेविंग के नाम पर अब कुछ बचा नहीं, इसलिए वो अभी धमकी भी दे रहे थे। सिर्फ बाजवा साहब के एक्सटेंशन के अलावा उन्होंने और कोई काम नहीं किया है। तो इसके अलावा क्या करें अपनी जनता को खुश करने के लिए कि हम हिंदुस्तान पर कभी भी जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियर हमला भी कर देंगे कश्मीर में, उस हद तक चले जाएंगे हम। किन के लिए, किन कश्मीरियों के लिए जो कि आपसे वास्ता नहीं रखना चाहते हैं? मतलब ये क्या है? देखिए, आज का एपिसोड साफ ये दिखा रहा है कि पूरी तरह से पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है। पहले अपनी जब संसद को संबोधित किया इमरान खान ने, तो वो भाईचारे के बारे में बात और ये करके उन्होंने शुरुआती दौर पे की। आज से पहले धीरे धीरे आज वो पूरा यू टर्न आ गया कि वही इमरान खान के सारे सुर बदले हुए हैं, यानी गरीबी और पिछड़ापन की लाइन उन्होंने शुरू की थी जी, और वहां से पहुंचते पहुंचते आज वो परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। ये वास्तव मुझे लगता है कि ये भभकी तो है ही, लेकिन ये आज के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पूरी दुनिया उनको दरकिनार कर रही है। मतलब दुनिया के 7 मुल्क हैं जो बिजनेस करने के लिए बैठे, उन्होंने भारत जैसे मुल्क को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पे बुलाया, चीन को भी नहीं बुलाया गया। 8 लोग मिलकर के बातें कर रहे हैं। वहां पाकिस्तान को एक मतलब जिस तरह से बुहार दिया जाता है किनारे, उस तरह से पाकिस्तान के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है जी। पाकिस्तान अपने को कंसीडर किया जाए इसकी बात कर रहा है कि मुझे मानिए, और क्यों कंसीडर किया जाए, क्योंकि मेरे पास बम है और कुछ नहीं बचा। अफगानिस्तान का मसला उन्होंने खेला, अब उनको समझ में आ गया कि अफगानिस्तान का मसला भी नहीं चलेगा। आज की बात में उन्होंने अफगानिस्तान के मसले के बारे में बात भी नहीं की। जितना दबाव उनके ऊपर पड़ता जा रहा है, उनके पास चारा नहीं। वो जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन, साथ में वो ये भी बोल रहे हैं कि दोनों देश तबाह हो जाएंगे। लेकिन जो जनता उन पर दबाव डाल रही है कि यही इमरान अपनी संसद में जाते हैं तो कहते हैं क्या हम युद्ध कर लें, क्या परमाणु हमला कर दें, और अब वही सुर बदल दे रहे हैं क्योंकि वो प्रेशर है अपनी पब्लिक का कि ये बात कहिए। उनको उम्मीद ये है कि धीरे धीरे हमारी ही कौम उनसे धीरे धीरे कहे कि नहीं, अब शांति के रास्ते चलिए, बात कीजिए, या एक फिरका उठे। क्योंकि वो चाह नहीं रहे हैं, कि वो जानते हैं कि रेंज में अगर उन्होंने परमाणु हमला, ईश्वर न करे ऐसा हुआ, कोशिश भी करी तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा जी। ये शब्द कैसे आते हैं? अंतिम सांस तक। आप युद्ध करने जा रहे हो, आप अंतिम सांस, यानी आपको लग रहा है कि अब अंतिम सांस का वक्त आ गया। तो खुद लग रहा है कि जब आज ही भाषण में कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक हम कश्मीर का तो रहेगा। माने आप ये नहीं कह रहे हो कि मैं जीतने जा रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि मैं अपने खत्म होने के लिए मैं कदम उठाऊंगा। उसके अंदर छिपा हुआ एक जिसे टेक्स्ट कह रहे हैं, वो ये है, बिटवीन द लाइंस बात ये है कि हम तबाह होने जा रहे हैं, और वो अपनी पब्लिक को भी इनडायरेक्ट वार्न कर रहे हैं, क्या तुम सब तैयार हो? तो निश्चित रूप से कोई तैयार नहीं है। कोई देखिए, चाहे फौज हो चाहे कोई हो, उन सबके परिवार वहां हैं, कहां लड़ेंगे? मतलब कहना आसान है कि हम परमाणु हमला कर देंगे और देश तबाह कर देंगे। 1-2 मुल्क, सबको मालूम है कि हिरोशिमा नागासाकी के बाद सबने देख लिया कि परमाणु बम का मतलब क्या होता है जी। और वो डिटरेंट है। परमाणु बम के लिए कहा जाता है ये एक प्रतिरोधक है, कि यानी दोनों लोग इस सीमा से आगे नहीं बढ़ेंगे जी। वो हमला करने के लिए नहीं है। पूरी दुनिया में परमाणु बम का मतलब आज ये मान लिया गया जी। अमेरिका और रूस नहीं लड़े, कहां तक बात पहुंच गई जी। हम कितनी जंगें लड़ चुके हैं, कभी नहीं हमने इस्तेमाल किया। तो ये सारी बातें केवल दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए है, और पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया। चेहरा बेनकाब हो गया है और बुरी तरह से बेनकाब हुआ है। मैं फिर कर्नल साहब आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह की बातें, अगर हम उनकी, मैं आपसे डिफेंस से मुतालिक सवाल ही करूँगा। आपने इमरान खान साहब की धमकी भी सुन ली और उनकी बातें भी सुन ली।
पाकिस्तान की असल दरअसल मजबूरी क्या है? हम वो तमाम चीज़ें वो जानते हैं, हम उनके एक्सपर्ट्स को भी सुनते हैं, वो बताते रहते हैं अपनी आवाम को कि हिंदुस्तान से आप क्यों नहीं लड़ सकते। फौज में बहुत फ़र्क है, चीज़ों में बहुत फ़र्क है, टेक्नोलॉजी का बहुत फ़र्क है, और सबसे बड़ी बात है कि मुमकिन ही नहीं है कि एक छोटा सा खित्ता, हिंदुस्तान बड़ा है, अंदर तक है, कैसे मुकाबला करेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो बावजूद इसके ये हिम्मत कहाँ से आती है? जी इमरान जी, मैं पूरे अपने देश को यह बात बताना चाहता हूं कि आफ्टर 71 वॉर उनके जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, मिलिट्री जनरल्स हैं, उन्होंने एनालाइज किया स्ट्रेंथ को। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई हम कन्वेंशनल वॉर इंडिया से कभी नहीं जीत सकते। सुपीरियर टैक्टिक्स, वेपनरी, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ इंडिया का सबसे स्ट्रेंथ है जी। और पाकिस्तान जो है, उन्होंने ये एनालाइज किया, उस टाइम जनरल जियाउल हक थे जी, उन्होंने कहा कि वी हैव टू डैमेज इंडिया, हमें बदला लेना है। तो इन्होंने ये जो है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलाया जी। जनरल जिया साहब ने। उस टाइम मुशर्रफ साहब जो है कर्नल साहब होते थे, उन्होंने जितने भी ग्रुप्स को इस्लामी रिलीजियस इनको जो बनाया और आहिस्ता आहिस्ता ये कश्मीर में वॉर शुरू कर दी। तो इन्होंने कहा कि वी विल ब्लीड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, और हमारे इन्होंने जो प्रोपेगेंडा वहां पे जो नैरेटिव दिया कि हमारे भाई को अलग कर दिया, और कश्मीर का जो ये प्रोपेगेंडा कहा कि कश्मीर में ये हो रहा है और ये हो रहा है, उन्होंने ये चलाया। ये अच्छी तरह मालूम है, आज भी जनरल बाजवा को भी मालूम है। और हमारे जो वहां पे स्ट्राइक होती है, हमारी सेना जो है, हमारे आर्मी चीफ ने जो अभी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की चॉइस है अगर वो क्या करना चाहता है, ये एक बहुत बड़ी अहम मैसेज है जी। कि हमारा देश आज सक्षम है, हमारी आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, और हमारी आर्मी के जो क्रेडेंशियल है। क्योंकि मैं आपसे सर ये सवाल इसलिए बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि आप तो खुद उनके प्राइम मिनिस्टर मतलब लड़ने मारने पर उतारू हो रहे हैं जी। तो इसके बाद ये सवाल तो जायज बन जाता है कि मतलब अगर वो इस तरह की कोई भी हरकत करते हैं, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं ना, हम तो कभी नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, अपनी कौम को अपने कौमी खिताब में कह रहे हैं, तो आप कैसे देखें इसको? सर वो अपने सिर्फ मोरल बूस्टिंग के लिए अपने देश में जो आज शाम उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, वो सिर्फ एक अपने आप को ये देश को बताना चाहा है कि एक मोरल बूस्टिंग की है, वो फेक है। आप ये देखिए, आप इंडिया जो इनिशियल कॉन्फ्रेंस की इनिशियल जो वर्डिंग है कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने इंडिया को और पाकिस्तान को कंपेयर किया है कि भी इंडिया के अंदर भी है। आप इंडिया की इकोनॉमी देखिए, डिप्लोमेटिक वो देखिए, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिए आफ्टर 47, हमारी आर्मी देखिएगा, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज देखिएगा, हमारी स्किल डेवलपमेंट देखिएगा। ये वो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये एक स्टेज मैनेजमेंट है जो उस पाकिस्तान को वो करने के लिए, और फिर उन्होंने अपनी वो दिखाया कि मैंने इसको यूएन में इंटरस्लाइज कर दिया, मैं इसको मीडिया के पास ले जाऊंगा। तो ये इट इज ए स्टेज मैनेजमेंट। उन्होंने अपने देश में ये दिखाने के लिए कि भाई आई एम रेडी विद दिस कश्मीर। मैं एक चीज और बनाना चाहता हूं पूरे कश्मीर वालों को कि कश्मीर में जो फ्लड्स आए, क्या पाकिस्तान ने कोई एड भेजी? सेकेंडली, मैं एक और बात बताना चाहता हूं, कश्मीर में कई अर्थक्वेक आए हैं, क्या कभी उन्होंने हेल्प की अपने कश्मीर भाई को सिंपैथाइज करने के लिए? सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक स्टेज मैनेजमेंट है। दिल से इमरान साहब को भी मालूम है। मैं एक चीज और कह रहा था आपसे, इमरान खान ये भी कह रहे थे, हम सुन रहे थे उनको कि ये जैसे जैसे वहां पर ये हटेंगी, फौज वगैरह का कंट्रोल थोड़ा थोड़ा हटेगा, तो सैकड़ों हजारों बुरहान वानी पैदा होंगे। जी नहीं, जी नहीं, आप ये देखिएगा, आप टेलीविजन के माध्यम से देखिएगा, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, बेटर। आप ये देखिए, आप जो टेलीविजन के उससे दिखाया गया है, वहां पे पूरे उनके जो जितने भी कंप्लेंट्स हैं, लोगों को उनको एड्रेस किया जा रहा है। आर्मी भी वहां पे हेल्प कर रही है, स्कूल भी कर रहे हैं। 2 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं जो वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक मेडिकल में सेलिब्रेट किया है, एक सिविल सर्विस में किया है, और वहां पे डेवलपमेंट आएगा। और इमरान खान को ये भी समझना चाहिए कि अगर बुरहान वानी पैदा होने की कोशिश करेंगे तो उनका हश्र भी बुरहान वानी जैसे ही होगा ना फिर। तो इसलिए उसमें तो कश्मीरी नौजवान और माँ बाप जानते हैं, समझते हैं कि अब बच्चों को किस लाइन पर ले जाना है, किस तरफ ले जाना है। मैं जयराम विप्लव आपके पास आना चाहूंगा। हिंदुस्तान में भी मैं जो ब्रेक से पहले बात कर रहा था, एक तबका है जो बार बार ये कहता है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, लोग वहां पर पहुंचते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, और उसका पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है, और कहीं ना कहीं आपकी सियासी पार्टी को भी उसका निशाना बनाया जाता है। तो कैसे आप देखते हैं उनको?
ऐसे वक्त में जबकि आज दो बड़ी ताकतें मिलती हैं और खुद अमेरिका इस मामले में कहता है कि द्विपक्षीय मामला, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे में अपने ही लोग जिस तरह से गड्ढे खोद रहे हैं उनके लिए दो शब्द। देखिए, बहुत ही दुखद है। मैं तो इमरान खान के बयानों को कभी तवज्जो नहीं देता इन मामलों में, लेकिन आप देखिए, मुझे ज्यादा दुख तब होता है इमरान खान का, तो उनका जो मुल्क ही बना इसी आधार पर, तो वही तोड़ने फोड़ने मरने मारने की बातें लेकर के बैठे हैं। हमें दुख तब होता है जब इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि, संसद के भीतर नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए लोग इस मामले को बताते हैं कि ये यूएन में चल रहा है, और आज उस मामले का भी हश्र क्या हुआ दुनिया ने देख लिया। दूसरी चीज कि जब पुलिस प्रशासन, भारत की सरकार कश्मीर में इतने बड़े निर्णय के बाद, सुधार के बाद वहां पर अस्थायी रूप से शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके प्रयास में जुटी है, तो कुछ लोग पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। और ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो लोग पहुंचे थे, मैं राहुल गांधी की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। 8 अगस्त को राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड बाढ़ से पीड़ित है, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, लेकिन लोगों ने मुझे सलाह दी है कि वहां जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें खलल नहीं पहुंचे, इसलिए मैं वहां का दौरा नहीं कर रहा हूं। लेकिन कश्मीर में जाते हुए वो क्या कर रहे हैं? कश्मीर में जो सेना, जो प्रशासन, जो सरकार, जो समाज सेवी संस्थाएं एक ऑपरेशन चला रही हैं शांति कायम करने का, विकास की दिशा में आगे बढ़ने का, पाकिस्तान को कोई मौका नहीं देने का, दहशतगर्दों को कोई मौका नहीं देने का, अलगाववादियों को कोई गलत फहमी पैदा नहीं करने का, उसमें खलल डालने आप क्यों पहुंच रहे हैं? देश इन चीजों को देख रहा है और मुझे तरस आ रहा है। कह रहे हैं ना कि हम मजलूम कश्मीरियों की भी बात सुनने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। तो कश्मीर की बात आप क्या सुनेंगे? भारत सरकार सुन रही है, प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं, देश की सेना सुन रही है। हमारी सेना कोई पाकिस्तान की आर्मी तो है नहीं। हमारा एक अच्छा ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है हमारी सेना का, पूरे विश्व में सबसे अच्छे रिकॉर्ड के साथ हमारी सेना काम करती है। मैं ये जानना चाहता हूं, या मुझे तरस आता है राहुल गांधी पे, इमरान भाई, कि ये 370 में इस प्रकार का विरोध करके, कश्मीर में इस प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयास करके, ये भारत के किस हिस्से में वोट बटोरना चाहते हैं? ये किनसे वोट हासिल करना चाहते हैं? या ये महात्मा गांधी जी के उस सपने को पूरा करना चाहते हैं, जब महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। साथ ही मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, कश्मीर को लेकर के आज आप केवल कश्मीर घाटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप शासन में थे तो जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू भी था, उसमें लद्दाख भी था, और कश्मीर घाटी से भगाए गए लाखों पंडित भी थे। उन लोगों को आपने लगातार दरकिनार करके मैं इस पर आपके सवालों के जवाब लेता। जयराम विप्लव, कांग्रेस के अगर कोई आधिकारिक प्रवक्ता हमारे साथ होते, लेकिन अब कांग्रेस की पॉलिसी भी यही है कि कोई आधिकारिक प्रवक्ता किसी डिबेट शो पर, टेलीविजन चैनल पर नहीं भेजेंगे। आपको बुलाना है तो कांग्रेस समर्थित राजनीतिक विश्लेषकों को बुलाइए। अब ये क्या बात हुई? कांग्रेस समर्थित राजनीतिक विश्लेषक कौन होते हैं भाई? या तो कांग्रेस अपने आधिकारिक प्रवक्ता भेजे, हम क्यों किसी, या कांग्रेस समर्थित पत्रकारों को बुलाइए। ये क्या बात होती है? इस तरह के लोगों से हम कांग्रेस का मौकिफ क्यों लें? तो जब कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता आएंगे तब हम उनसे इस तरह के सवाल पूछेंगे, वरना बात एक तरफा ही होगी। ये कांग्रेस की गलती है कि वो अपने लोगों को नहीं भेज रही है। किस हिकमत अमली के तहत नहीं भेज रही है, ये तो वही जाने। तो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की आज जो मुलाकात हुई वो आपने तस्वीरों में देखी, और वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सदर ट्रंप के बीच जिस तरह की बातें हुई, और ख़ास तौर से G7 के बाद हुई इस बैठक में दोनों मुल्कों ने अपने अपने मामलों को लेकर तो बात की कि दुनिया की भलाई के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई शोबों में हमें अमेरिका के सुझाव, उसके मशवरे, उसकी सलाह की बहुत ज़रूरत होती है, और वो हमें मिलता रहता है। हमारे लोग वहाँ पर काम करें, और जिस तरह की इज्जत आपने उनको वहाँ पर दी है, इसके लिए आपका शुक्रिया। हम हमेशा आपके अच्छा सोचते रहेंगे, आपके लिए हमेशा बेहतर कर देंगे। और ये जानती है दुनिया, और अमेरिका भी अच्छे से जानता है, रत्नेश जी, माफ़ कीजिएगा अमिताभ जी, कि हिंदुस्तानी अमेरिका में जिस तरह मौजूद हैं, हर शोबे में अपनी पैठ बनाए हुए हैं, अमेरिका को मजबूती देते हैं, ताकत बनाते हैं, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और एक वो भी वजह है कि अमेरिका को कद्र करनी पड़ती है दुनिया की इस सबसे बड़ी जमहूरियत की। बिल्कुल, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में हमेशा ये रहा कि भारतीय समुदाय को कौन अपने पक्ष में कितना कर ले।
जिस तरह से अमेरिका में यहूदियों की एक ये हमेशा बड़ी लॉबी रही और कहा गया कि वो पॉलिसीज को पर असर डालते थे। अब वो जगह यहूदियों के साथ साथ भारतीय कौम ने ले लगी है और वो बहुत हद तक कि आप वहां से आप हट ही नहीं सकते। देखिए, अमेरिका और यूएई जैसे तमाम मुल्क हैं दुनिया में जो प्रवासियों के आधार पे ही है। वास्तव में अमेरिका है क्या? अमेरिका देखिए कि मूल निवासी तो उनके हैं नहीं और अधिकतर जिस देश से जितने लोग हैं, जिस देश के जितने लोग प्रभावी हैं, वही मिलकर के अमेरिका बनता है जी। उस आधार पर वो सोच नहीं सकते। ट्रंप की अपनी इमेज केवल एक रही कि एक बिजनेसमैन है, अमेरिका फर्स्ट के बारे में बात कही और पहली बार उनको बिजनेस को बिजनेस के ढंग से समझाया गया। मोदी जी ने कभी खुद भी कहा था कि देखो मैं गुजराती व्यवसायी हूं। आज उन्होंने उसको व्यवसाय के कुछ गुर समझा दिए, लगता है कि आप उससे ऊपर जा नहीं सकते और बहुत स्ट्रेट बताया, बहुत स्पष्ट ढंग से बताया होगा कि देखिए कि अगर आप चुनाव में जीतने के लिए बारे में बात कर रहे हैं तो हमें भी 1 अरब 30 करोड़ लोगों का जनादेश मिला है, हम भी उनकी इच्छाओं के आधार पर चलेंगे और ये बहुत स्पष्टता के साथ बताई बात। दूसरी बात जो पिछली बार ट्रंप ने कही थी कि सामने बात की और पर्दे पीछे मोदी जी ने मुझसे कह दिया कि आप मध्यस्थता कीजिए, ये बात मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मोदी जी को आहत की होगी और आज उन्होंने इसीलिए ट्रंप से प्रेस के सामने ये कहलवाया और उनके सामने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मसला है और ट्रंप को भी ढके छिपे शब्दों में ये मानना पड़ा कि हम इसमें ज्यादा कुछ करने वाली स्थिति में बचे नहीं हैं, जो भारत चाहेगा वही होगा। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया का जो सबसे ताकतवर मुल्क मध्यस्थता के बारे में बात कर रहा था, ये कह रहा था, मोदी जी ने ही मुझसे कहा था कि आप मध्यस्थता करो और आज वही इंसान उनके बगल में बैठ के कह रहा है कि करना ही नहीं, जो है हमें क्या लेना देना जी, है ना। ये जो स्टेटमेंट है, यानी पब्लिक के सामने अपनी बात को 1 महीना नहीं हुआ आप खुद काट रहे हैं प्रेस के सामने, क्या इमेज रह गई दुनिया के सामने। इस समय अमेरिका एक, मैं सच कहूं कि एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है वर्ल्ड लीडरशिप और वो जगह बहुत तेजी के साथ भारत लेता जा रहा है। ठीक है, बड़ी बड़ी बात है। प्रोफेसर सीमा, ये जो ट्रंप की आदत भी है यू टर्न लेने की, जिस तरह की वो बातें रखते हैं, जो जिसका इशारा अमिताभ जी कर रहे हैं, क्या लगता है आज जो बातें उन्होंने कही हैं उस पर कायम रहेंगे? मतलब उनकी मजबूरियां भी होंगी इसमें और इंटरेस्ट भी होंगे। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप का अगर हम पास में हम लोग उनका एक्शन और रिएक्शन देखें तो बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल हैं। कभी वो किम जोंग उन से उनकी लड़ाई होती है, कभी उनकी आकर के वो तारीफ करने लगते हैं, कभी उनका जो ओपिनियन है वो किसी भी कंट्री के बारे में वो बदलता रहता है। कभी चाइना को फ्रेंडली बताते हैं, कभी वो एनिमी हो जाता है। तो आज मैं इस बात से पूरी इत्तेफाक रखती हूँ कि पब्लिकली मोदी जी की ये राजनीतिक सूझबूझ का बहुत बड़ा उदाहरण है कि पब्लिक डोमेन में उन्होंने सबके सामने ये बात बोली कि ये एक द्विपक्षीय मामला है और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी इसको एक्सेप्ट करवा दिया कि इन दोनों के बीच में किसी तीसरे की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के सामने 2 बहुत गंभीर मुद्दे हैं। पहला मुद्दा उनके सामने जो उनके खुद के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि उनको 2020 का इलेक्शन जीतना है, जिसके लिए निश्चित तौर पे वो जी जान लगाएंगे। और अगर आप उनकी स्पीचेस सुनिए तो उन्होंने बोला है कि अमेरिका आर्थिक मंदी के दौर की तरफ बढ़ रहा है और अगर 2020 में मैं नहीं आया तो अमेरिका की आर्थिक हालत ठीक नहीं रहेगी। तो यहाँ पे अमेरिका और चाइना के जिस ट्रेड वॉर की हम बात कर रहे थे और साथ ही साथ वहां के चुनाव में भारतीयों की भूमिका बहुत अहम होने वाली है जी। तो इस कारण से डोनाल्ड ट्रंप बहुत इधर उधर उनकी बातों को तो आप जानते हो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो एंटी इंडिया कोई डिसीजन लेंगे मुझे फिलहाल इसकी कतई संभावना दिखाई नहीं देती है। इंडिया के साथ रहना ही उनके इंटरेस्ट में है और फिलहाल नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि जिस तरीके की देखिए डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीजें कहती है, जिस तरह की केमिस्ट्री उन दोनों के बीच में दिखाई दे रही थी, ऐसा लगता है कि सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्षों के नाते नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पर भी वो एक अच्छी केमिस्ट्री शेयर करते हैं। तो मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत मेजर टर्न इसमें डोनाल्ड ट्रंप लेने वाले हैं। निश्चित तौर पे आज जो इमरान खान का स्टेटमेंट है वो उनका लास्ट एफर्ट है कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का और वो परेशान है, डरवा करके युद्ध की धमकी दे करके किसी भी तरीके से वो पूरे वर्ल्ड को इंप्रेशन देना चाहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जिसको हम ताकत मानते हैं अगर है भी तो वो अमेरिका है, अगर ऐसा माना जाए तो उसने तो इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने को पूरी तरह से खारिज कर दिया ना।
ये तो एकदम ये खत्म हो मुद्दा गया मैं आपको बताऊं, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये लगभग खत्म मुद्दा है, जैसे 370 खत्म हो गया। लेकिन चूंकि नाक बचानी है पाकिस्तान को, अपने लोगों को, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को, उनकी सेना को और उनको अपनी शक्ल दिखानी है, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाते रहना है कि हम कश्मीर के लिए कंसर्न है। एक्चुअल में जो भी वो कह रहे हैं उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो बहुत ही हताश हैं, वो निराश हैं और सबसे ज्यादा वो डरे हुए हैं। मैं एक बात छोटी सी जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, ट्रंप कैसे भी हों लेकिन राजनयिक हैं, और उन्होंने वो अपने सारे पत्ते नहीं फेंकेंगे, कुछ पत्ते उन्होंने बचा के रखे। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मोदी जी ने कहा। देखिए, हम ये मान लें कि आज का दिन आखिरी है, कश्मीर के मुद्दे के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो आपके दोस्त भी नजर आ रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे और मुल्क हो, जरूरत पड़ने पर वो चाहते हैं कि मुद्दा उलझा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया को अपनी शर्तों पे कुछ रियायत ली जा सके, व्यापारिक रियायतें ली जा सके, सारी रियायतें ली जा सके। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आज के दिन ऐसा कुछ हो गया कि इसके बाद कश्मीर का मुद्दा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उठेगा ही नहीं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले को अपने लेवल पर समझा लेना, संभाल लेना, सॉरी, और ये बहुत अहम होगा। और यहां पे मोदी जी ने एक बात और कह दी है कि जो नए ढंग से बात की, कि मुझे लगता है कि स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है कि 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। जहां वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, वहां से ये भी स्टेटमेंट जारी कर रहे, कश्मीर अगर हमारा, तो जो ये इसको सब टेक्स्ट के तौर पे देखा जाए कि चीजें क्या हो रही, कि धीरे धीरे पाकिस्तान एक प्रॉब्लम स्टेट के तौर पे दुनिया के सामने उभर रहा है। तो ये उल्टे ये माना जा रहा है कि जो डिसइंटीग्रेट होने को बारे में बात की जा रही है, वो पूरी दुनिया भी समझ रही है। और उधर से ऐसे बयान कि जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक कशमीरियों का साथ देंगे, मतलब पाकिस्तान जब तक रहेगा, इस पर भी उनको शुबा है, अपने ही उनको शुबा होने लगा कि हम कहां जा रहे हैं। ठीक है, जयराम कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो बात कही कि ये दोनों देशों का बीच का मसला ये अमेरिका ने मान लिया, उसी को मैं जोड़ रहा हूं, आप उनके लिए ही कुछ बातें कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जब पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था तब से कश्मीर है। कश्मीर महर्षि कश्यप से जुड़ा हुआ है। कश्मीर आद्य शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने भारत को सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से जोड़ते समय एक पीठ की स्थापना कश्मीर में की थी जी। तो कश्मीर का इतिहास 5000 वर्षों का इतिहास है। वो 1947 में पाकिस्तान के साथ शुरू नहीं होता, और पाकिस्तान इसमें घुसता कब है, जब वो जबरन हमला करके कश्मीर पर कब्जा जमाना चाहता है। कश्मीर के लोग स्वतः भारत के साथ हैं। अब इसमें द्विपक्षीय मसला इसलिए रह जाता है, मैं उनकी बात को मान लेता हूं, क्योंकि अभी भी जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पीओके के रूप में पाकिस्तान ने कब्जा जमा करके बैठा हुआ है। इसलिए उस हिस्से पर, क्योंकि गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने संसद के अंदर बात करते हुए कहा कि जब भी मैं जम्मू कश्मीर कह रहा हूं तो आप उसका मतलब समझिए कि उसमें पीओके, गिलगिट और बाल्टिस्तान शामिल है। तो विधानसभा की सीटें भी हमारे यहाँ रिजर्व है, तो वो मसला रहेगा, आपके साथ हम बात करेंगे, लेकिन वो अभी इस कश्मीर घाटी के ऊपर बात नहीं होगी। अब तो बात होगी पीओके पर, अक्साई चीन पर। ठीक है। और कश्मीर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नजरिए का मैं एक छोटा सा उदाहरण, जल्दी सर, मेरे पास वक्त नहीं। माननीय अरुण जेटली जी आज नहीं रहे, उनकी एक बड़ी भूमिका है इन सब चीजों को लेकर के, धारा 370 को लेकर के, और उनके जितनी बारीक समझ शायद ही किसी की होगी। 2010 में जब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी, तो वो यात्रा पठानकोट में पहुंची, तो वहां पर एक भाषण हुए और कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां हो गई। स्वयं अरुण जेटली जी, सुषमा जी को जाने से रोक दिया गया था, और उस गिरफ्तारी में, भावनाओं में कई लोगों ने उग्र भाषण किए। उसके बाद अरुण जेटली जी ने सबको बुला करके कहा कि देखो, 1989 के बाद जम्मू कश्मीर में एक पीढ़ी ऐसी पैदा हुई है जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा वार के तहत उनका माइंड वॉश हो चुका है। आप कोई ऐसी बात मत कहिए जिससे उन कश्मीरियों को लगे कि वो हमसे अलग हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के संबोधन के बाद क्या कहा कि हमने एक देश के रूप में इस निर्णय को लिया है। और आज
कश्मीरी को हम कोई अलग नहीं मानते, भारत का हिस्सा मानते हैं। और वो वही कश्मीरी है जिन्होंने लगातार पिछले 30 सालों में 41,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। दहशतगर्दी से भी वही लोग उलझे हैं, वही लोग उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जानें दी हैं, शहादत पाई है। और जब धीरे धीरे वहां पर हालात सामान्य होंगे तो वो भी चाहते हैं कि ये मुसीबत उनकी जिंदगी से भी दूर हो, वो हिंदुस्तान के मजबूत हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों की तरह ही तरक्की कर सकें। और यही वजह थी कि आर्टिकल 370 को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस मामले में करीब करीब हमारे साथ नजर आता है। बहुत शुक्रिया।